really grateful what India has done for Bangladesh. ये हम नहीं भूल सकते. असल माथा आपका उस वक्त ठनकेगा जब आप अगली बात सुनेंगे. This is going to be a military alliance. Here it is. The RIC, Russia, India, China. आपने इस बात पे गौर किया है कि 3 ममालिक में एक पुराना मतरूक शुदा प्यार, मोहब्बत, इश्क यकायक जवान हो गया. वो एक दूसरे से मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहे हैं. चाइना, इंडिया इज द बॉस नजर आ रहा है हम लोगों को. साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, लेकिन इतना ज्यादा एक रोब, एक दबदबा इस नेशन का दूसरे मुल्कों के ऊपर. रशिया, इंडिया. मॉस्को आरआईसी फॉर्मेट की बहाली की उम्मीद कर रहा है और इस मुद्दे पर बीजिंग और नई दिल्ली से बातचीत हो रही है. Beijing is ready to advance trilateral cooperation with Moscow and New Delhi under the RIC, Russia, India, China format. लेकिन अब तो रशिया की साइड लेते हुए इंडिया ने अगली पिछली कसरें निकाल दी. उसने डिफाई किया पूरे यूरोप को कि तुम्हारी ऐसी की तैसी. तुम कौन होते हो इसके ऊपर सैंक्शन लगाकर मुझे तंबीह करने वाले. मैं पहले भी पेट्रोल लेता था रशिया का, अब भी लेता रहूंगा. तो उसमें दमखम था, उसने ये कह दिया. दुबई में गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ पे आपको चावल चीनी तक जो है ना वो इंडियन पैकिंग में मिलते हैं. इजराइल नहीं बल्कि सीरिया, इजराइल के टैंक्स वहां पर एंटर हुए. तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए. और चाइना ने फ्रंट को, और चाइना ने जिसे लश्कर तैयबा का हिस्सा समझा जाता है, बैनुल अक़वामी टेररिस्ट तंजीम करार दे दिया है. क्या पाकिस्तान के खिलाफ नई जंग का इम्कान बढ़ नहीं रहा? क्योंकि वो सख्त वजीर आजम है, वो सख्त फैसले लेता है. भाई आप ये कहना चाह रहे हैं एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए. पहले ही इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर था चाइना. नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है आरआईसी की. आरआईसी मतलब रशिया, इंडिया और चाइना, एक ग्रुप जिसकी एक नींव रखी गई थी, लेकिन उसके बाद उसमें कोई इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं था. लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को टारगेट करने की बात कर रहे हैं और रशिया और चाइना इसी की वेट करके बैठे थे कि भाई इंडिया को कब यहाँ पर हर्ट किया जाए या फिर इंडिया को कब हमारे पाले में लाया जाए. और सिचुएशन उनके लिए उतनी फेवरेबल थी नहीं, क्योंकि जो चाइना था वो जो अमेरिका था वो बैलेंस करके चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और इंडिया को अच्छी खासी फेवर मिल रही थी. उसके अलावा पाकिस्तान को भी यहाँ पर डंडे पड़ रहे थे. लेकिन जिस हिसाब से ट्रंप ने इस सारी चीज़ को खुद की ईगो पर ले लिया है, और ये उनका कहना ये है कि भाई कैसे भी करके मैं इंडिया को इस चीज़ में झुकाऊंगा. अगर ये चीज़ वो करना चाहते हैं तो फिर इंडिया के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस है जो वो एक्सप्लोर कर सकता है. और अगर मान लीजिए इंडिया, चाइना और रशिया एक पेज पर आ गए ना, तो ये जो दुनिया के अंदर पावर स्ट्रगल चल रही है ना, पावर का जो एक खेमा है जो यूएस की तरफ है, वो इस तरफ स्विच होने में टाइम नहीं लगेगा. 1-2 साल में, 3 साल में सब कुछ इस तरफ आ जाएगा. इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं. और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें. असल माथा आपका उस वक्त ठनकेगा जब आप अगली बात सुनेंगे. आपने इस बात पे गौर किया है कि 3 ममालिक में एक पुराना मतरूक शुदा प्यार, मोहब्बत, इश्क यकायक जवान हो गया. वो एक दूसरे से मोहब्बत की पींगें बढ़ा रहे हैं. चाइना, रशिया, इंडिया, ये बाहमी कोऑपरेशन के साथ एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए. पहले ही इंडिया बहुत बड़ा ट्रेड पार्टनर था चाइना का, लेकिन अब तो रशिया की साइड लेते हुए इंडिया ने अगली पिछली कसरें निकाल दी. उसने डिफाई किया पूरे यूरोप को कि तुम्हारी ऐसी की तैसी. तुम कौन होते हो इसके ऊपर सैंक्शन लगाकर मुझे तंबीह करने वाले. मैं पहले भी पेट्रोल लेता था रशिया का, अब भी लेता रहूंगा. तो उसमें दमखम था, उसने ये कह दिया. काश हम भी ये कह सकते. हम ईरान से ही पेट्रोल ले सकते. हमने नहीं लिया. हमने स्मगल करने में आफियत जानी, लेकिन जुर्रत-ए इजहार का फुकदान देखिए कि हमने एक दफा भी सैंक्शंस को नो नहीं कहा. आपके नोटिस में होगा कि कल अमेरिका ने रेजिस्टेंस फ्रंट को, जिसे लश्कर तैयबा का हिस्सा समझा जाता है, बैनुल अक़वामी टेररिस्ट तंजीम करार दे दिया है. उसको इंतहाई खतरनाक फहरिस्त में शामिल कर दिया है. और चाइना ने पहले तो एक हल्का फुल्का सा फुसफुसा सा इसके ऊपर रद्द-ए-अमल पेश किया था, लेकिन अब उसने ऑलमोस्ट अमेरिकी जबान बोलनी शुरू कर दी है. उसने कहा जी पहलगाम में जो कुछ हुआ था वो जबरदस्त टेररिज्म था और वो इन्हीं का किया धरा है.
ये फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और इनकी बेखकनी होनी चाहिए। ये किस पॉलिसी का नतीजा है? ये किस हमाकत का शाखसाना है? ये हमारा फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है? बल्कि फॉरेन ऑफिस बेचारा क्या करे? मैं समझता हूं कि ये जो लंच किया गया था ना व्हाइट हाउस में, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे काबुल में एक जनरल साहब ने पता नहीं क्या सोचकर वहां पर फातिहाना अंदाज में टी कप लहराया था। बिल्कुल उसी तरह दूसरे जनरल साहब ने, बल्कि फील्ड मार्शल साहब ने एक लंच करके किए किराए पे पानी फेर दिया। ये जो कुछ हो रहा है इस पर गौर करने की जरूरत है। ये आखिर क्या है कि यकायक चाइना, रशिया, इंडिया यकजा, और आपके साथ कौन खड़ा है? आप अगर कहें ना कि अमेरिका आपके साथ खड़ा है तो ये आपकी खाम ख्याली है। आपके साथ सिर्फ वो शख्स खड़ा है जिसका यकीन उसके हमसाये भी नहीं करते। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा बेनवा सदर अमेरिकी तारीख में तो कई जगहों पे आपने देखा होगा, मीडिया गवाह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वो दुनिया के फैसले नहीं माने थे, उनके अंगेज फैसले किए थे अपनी आवाम के लिए। आज वही लोग वही आवाम को उनके खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। आप समझिए चीज को। अब कई लोग कहते हैं जी कि आप मोदी भगत हो। भाई मुझे तो भगत की मीनिंग्स भी नहीं पता, भगत कहते किस चीज को है। तो मैं किसी का कोई भगत भुगत नहीं हूँ भाईजान। मैं सिर्फ उन्हें लाइक करता हूँ, सिर्फ उन्हें पसंद करता हूँ। वो भी उन्हें नहीं पसंद करता, उनकी पॉलिसीज को पसंद करता हूँ, उनकी क्वालिटीज को पसंद करता हूँ, उनकी उन चीज़ों को पसंद करता हूँ कि जैसे उन्होंने गरीबों के साथ खड़े हुए, गरीबों के लिए उन्होंने 3 से 4 करोड़ घर बनवाए हैं। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने किया क्या है। 3 से 4 करोड़, 8 करोड़ के करीब उन्होंने नौकरियां दी हैं। भाई साहब आप कहाँ खोए हुए, हिस्ट्री तो खोलिए। IIT पे उनका क्या वर्क है, जरा वर्किंग चेक कीजिए IIT पे उन्होंने क्या किया है। ये चीज़ें कोई भी नहीं बताएगा आपको। ध्रुव राठी साहब जो है ना, देखे वो इतना बड़ा सेटअप चला रहे हैं, कहाँ बैठ के चला रहे हैं इस चीज़ का पता है। उनकी मिसिस कौन है आपको इस चीज़ का पता है? मैडम आप देखिए ना, उनकी हिस्ट्री में तो घुसिए। सारा कुछ देखा है, हिस्ट्री भी पढ़ी है। सेकेंडली अभी तो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगी, आपने उनके जवाब हाँ या ना में बस देने हैं। ठीक हो गया। पहला सवाल ये, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जो भारत की करेंसी है, जो पैसा है, उसको कितनी वैल्यू दिलवाई है या नहीं? बहुत ज्यादा वैल्यू दिलवाई है। मैं हाँ या ना में थोड़ी सी बात करूंगा। दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाइए मैडम, जब उस मुल्क में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं तो उसकी करेंसी डाउन होती है, और वो इस टाइम इंडिया के साथ हो रहा है जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो आप पिछले चंद सालों में चले जाइए ना कि इंडिया की करेंसी कहाँ से कहाँ गई है। पाकिस्तान की करेंसी और इंडिया की करेंसी में आप फर्क चेक कर ले, कितना बड़ा फर्क आया है। तो मैडम ये फर्क आते हैं जब इलेक्शन हो रहे होते हैं। किसने कहा कि मेड इन इंडिया होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने एक पूरी मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि वक्ती तौर पे हम दुनिया में पीछे भी नजर आए, वक्ती तौर पे हमारे पास सहूलतें ना भी हों, लेकिन हमने मेड इन इंडिया पे वर्क करना है, अपने इंडिया को मजबूत करना है। आज इंडियन प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाती हैं मैडम। किसने कहा कि अपने मुल्क दूसरे मुल्क में जाने की बजाय अपने मुल्क की जो आइलैंड्स हैं, अपने मुल्क के जो जजीरे हैं, उन पर आए और अपने मुल्क को और पैसा कमा कर दें? देखें, ये मालदीव्स की तरह जो एक आयरलैंड था जिसके ऊपर मैंने एक लक्षद्वीप जो है ये इंडिया का है। अच्छा, ये हमारे जो पाकिस्तानी मिनिस्टर्स होते हैं ना या वज़ीर आज़म होते हैं, इन्हें छुट्टियों पे भी कहीं जाना हो तो इन्हें यूरोप चाहिए, इन्हें दुबई चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने ही मुल्क की एक जगह मुतारफ करवाई जिसे देख के हजारों टूरिस्ट आ रहे हैं उधर देखने के लिए। तो फायदा किसका हुआ? इंडिया का फायदा हुआ। किसने कहा कि दूसरे मुल्कों में जाके वेडिंग डेस्टिनेशन नहीं करनी, अपने मुल्क में देखिए राजस्थान है, इतनी खूबसूरत जगह है, आप यहाँ पर आकर अपनी जो शादियां हैं वेडिंग डेस्टिनेशन से ढूंढे ताकि अपने मुल्क की इकोनॉमी। इंडिया और रशिया जो AK-203 नहीं बल्कि अब इंडिया और रशिया साथ में मिलकर AK-19 और PPK-20 बनाने वाला है, जिसका डोमेस्टिक यूज और एक्सपोर्ट होगा। और साथ ही साथ ये यूपी के अमेठी में इसका प्रोडक्शन होगा। 50% इंडिजनाइजेशन है और ये कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये 100% इसका इंडिजनाइजेशन हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। इन सभी अपडेट्स पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबरदीप। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ी खबर तो अक्सर रहती है, बनी रहती है इंडिया और रशिया के डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर, और हम जानते हैं कि कई सारे ऐसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल हैं। और अब ये AK-19 और PPK-20 को लेकर भी बात सामने आ रही है कि जिसका डोमेस्टिक यूज़ और एक्सपोर्ट के लिए भी इसको बनाया जाएगा यूपी के अमेठी में। किस तरह से आप देख रहे हैं? साथ ही साथ इसका इंडिजनाइजेशन भी हो रहा है, 52 से अभी है और 100% तक ले जाने की बात है। देखिए अंबर जी, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम जो आपने देखा है
वो बनाया था, रशिया के साथ हम बना रहे हैं। और जैसा वो एक तरह से एक मील का पत्थर साबित हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। और भारत के जो सोल्जर्स है वो 3 दशक तक इंसास राइफल लेके काट रहे थे। और इंसास राइफल बताया जाता है वो एक तरह से बहुत आउटडेटेड हो चुका था। अब भारत की सरकार और रूस ने मिलके एक डोमेस्टिक कंपनी फॉर्म की है जिसका नाम है इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये अमेठी में चालू हुई थी 2019 में। और अभी तक बताया जाता है कि इन्होंने 48,000 राइफल इन्होंने इंडियन आर्मी को एक तरह से डिलीवर कर दिए। 7,000 राइफल्स है वो अगस्त 15 तक वो डिलीवर कर देंगे। और अगले साल तक वो 12,000 राइफल्स पर मंथ वो बनाने वाले हैं। ये जो करार हुआ था 6 लाख राइफल के लिए हुआ था और इसके अंदर 5,200 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब बताया जाता है कि इनिशियली ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कंप्लीशन पे था दिसंबर 2032 पे। अब इसके इन्होंने राइफल्स जो बनाने का जो काम करना था उसकी प्रोडक्शन रेट इन्होंने एक तरह से इंक्रीज कर दी है। तो जिसके कारण ये दिसंबर 2030 तक आप देखेंगे देश के अंदर 6 लाख राइफल्स ये बन जाएगी AK-203 की। AK-203 बताया जाता है इसके अंदर जो राउंड पर मिनट बोलते हैं 700 राउंड पर मिनट ये देखकर ये एक तरह से फायरिंग कर सकता है। और इसके जो मारक क्षमता है 800 मीटर तक है। और ये बताया जाता है कि इसके अंदर जो इसकी जो वेट है इसका वेट है अराउंड 3.8 kg। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही एक तरह से भारत के फोर्सेस के लिए बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अब ऐसा है कि सिर्फ भारत के इंडियन आर्मी यूज नहीं करेगी, इसको भारत के पुलिस फोर्स भी यूज करने वाली है, भारत के CRPF भी यूज करेंगे, BSF के लिए भी बनाया जा रहा है। जिसके कारण इस वेपनरी से भारत के अंदर जो सीमा पे तैनात कर रहे हैं हमारे जो सैनिक है उनको एक तरह से उनकी जान की रक्षा के लिए भी एक तरह से इट इज अ वेरी गुड वेपन। और आपको मालूम है एक सोल्जर का जो वेपन होता है वो उसका एक तरह से एक साथी होता है। और भारत सरकार ने सोल्जर्स की जो हमारे जो सैनिक है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उन्होंने ये डील की थी। अब ये देखिए 30 साल हो गए थे। अंबर जी आप सोचिए भारत के जो सैनिक है वो पुरानी 1990 की राइफल इंसास राइफल यूज कर रहे थे, कुछ भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं हुआ था और इसके कारण बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होते थे। अब क्या होगा, इस राइफल्स के कारण हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। हमारे सैनिक जो हैं वो एक तरह से दुश्मनों को दूर से देख के उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब आपने जैसे बताया कि AK-203 नहीं AK-19 एंड PPK-20 जो है जो सब मशीन गन है वो भी भारत के अंदर बनाने की कवायद चल रही है। अब ऐसा है कि भारत सरकार जानती है कि हमारे जो देश के अंदर हमारे जो सैनिक है उनको आपको ध्यान है कि बुलेट प्रूफ वेस्ट भी बनाए जा रहे हैं भारत के अंदर। और इसके अंदर एक चीज बात बता देता हूँ, जब ये स्टार्ट हुआ था इसके अंदर 5% इंडिजिनाइजेशन हो रहा था। आज की डेट में 50% इंडिजिनाइजेशन हो रहा है और दिसंबर 2025 तक 100% इंडिजिनाइजेशन हो जाएगा। मतलब भारत के अंदर ही इसकी बॉडी इसके कंपोनेंट्स 180 कंपोनेंट होते हैं वो भारत के अंदर ही बन रहे हैं और इसकी टेस्टिंग भी हो रही है, क्वालिटी टेस्टिंग। और बताया जाता है कि सिर्फ ये भारत के फोर्सेस के लिए नहीं, हमारे जो मित्र देश है उन जो अफ्रीका में है और एशिया में है और लैटिन अमेरिका में है उनको भी सप्लाई किया जाएगा। एक्सपोर्ट AK-203 के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स की इंक्वायरी आ चुकी है। इंडिया के पास जो हेरॉन TP ड्रोन्स हैं वो भी लगाए जा सकते हैं और लगे भी होंगे। करना क्या है, वो तो इंडिया के ने जो ड्रोन्स लिए हैं वो तो आई थिंक 40,000 फुट तक जा सकते हैं ऊपर। इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो दुनिया का कमजोर तरीन पासपोर्ट है और इस कमी को पूरा करने के लिए रूस ने अब भारत की तरफ रुख किया है। रूस की योजना है कि वो साल 2025 के आखिर तक भारत के करीब 10 लाख लोगों को काम के लिए बुलाएगा। इंडिया देखें ये ड्रोन तो उड़ा सकता है, ये जो जिसे बोलते हैं बैरख्तार TB2 ड्रोन जो हैं ये 300 किलोमीटर
फ्लाई ऊपर जा You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से खबर ये कंफर्म हो रही है। दरअसल रूस ने बड़ा ऐलान किया है कि वो 2025 तक 10 लाख, जी हाँ 10 लाख भारतीय वर्कर्स को we have been doing this dirty work for about 3 decades, you know. जगह जगह पे इनका नाम खराब हुआ है, हर जगह बच्चे को पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो इसलिए कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल तो रहे नहीं है। इंडिया जो है वो जारी बात है हैज द कैपेसिटी कि इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो जारी बात है तगड़े ड्रोन्स हैं। दुनिया के जो पासपोर्ट्स की जो एवेल्युएशन है, रैंकिंग, उसमें 106 ममालिक की रैंकिंग जो है उसमें पाकिस्तान के पासपोर्ट का नंबर 103वां है। दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट 5 to 10 बल्कि इससे ज्यादा इंडियंस है। आपकी एक भी नहीं है भाई टॉप 100 में, आप क्या बातें कर रहे हैं? तावुर हुसैन राना, हाँ जो तावुर हुसैन राना जो है जी, आपको पता है कि वो भी अमेरिका ने पकड़ के जो है वो भारत को दे दिया। पाकिस्तान के बहुत से दहशतगर्दों को लेके जाकर खड़ा किया, उनके खिलाफ प्रूफ दिए और पाकिस्तान बहुत अरसा FATF की लिस्ट में भी रहा है, तो वो ये चीज क्लेम करते हैं। यहाँ तक कि फलस्तीन जो है वो भी पाकिस्तान से ऊपर है। वो कहते हैं कि फिर इनकी जो स्टेट है वो दहशतगर्दों को, लश्कर तैयबा के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करती है, उनको सिक्योरिटी देती है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है रशिया की। इंडिया और रशिया की जो दोस्ती है उसके बारे में बात हो रही है, और जिस हिसाब से इंडिया और रशिया सालों से, अब 50-60 साल आप काउंट कर सकते हो, सालों से एक दूसरे से उस हिसाब से अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। नो डाउट, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दोनों अपने जो है वो निजी इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो निजी इंटरेस्ट से भी ज़्यादा कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब देखिए, अगर आप देखने वाली बात हो तो रशिया ये चीज़ देखकर बहुत ही खुश था कि भाई इतने सारे सैंक्शंस लगने के बावजूद भी इंडिया जो है वो S-400 रशिया से परचेस कर रहा है, और US को मजबूरी में इंडिया को वेवर देना पड़ रहा है। अब यहाँ पर उससे एक स्टेप आगे बात जाकर रशिया जो है वो आने वाले दिनों में 10 लाख इंडियंस जो है वो रशिया में बुलाएगा। और अगर आप दूसरी तरफ देखो तो उनको एक भी पाकिस्तानी नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान की ग्लोबल वैल्यू क्या है वो शायद रशिया ने देखा हो, या फिर उसने ये देखा हो कि भाई अगर हम पाकिस्तानी को बुलाएंगे तो इंडिया नाराज़ हो जाएगा, जो भी रीज़न हो, लेकिन उनको एक भी पाकिस्तानी नहीं चाहिए, उनको इंडियंस चाहिए। अगर आप इससे पहले भी देखो तो इजराइल के अंदर भी ऐसे ही इंडियन वर्कर्स जो थे उनको एक्सपोर्ट किया गया था वहाँ पर। तो इंडिया की ग्लोबल सिचुएशन जो इससे बढ़ रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद जरूर करें। वाकई में इतनी सीरियस हो गई है कि अब वो हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस तरह के जो अनमोल रतन पाल के रखें, क्या वाकई में उनको देने के लिए तैयार है? तो उसमें मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो, अगर किसी ने बच्चन साहब की मूवीज देखी हो, वो थी ना कालिया कालिया कालिया, और भी कई मूवीज हैं, तो उनमें मतलब शोले देख लीजिए। तो जब कुछ जैसे कहते हैं ना कि वो जो गैंग होते हैं, वो जो विलन के गैंग होते हैं, उसमें से कुछ लोगों का जब काम खत्म हो जाता है तो विलन कहता है इनको उड़ा दो, या फिर वो ऐसा ब्रीफकेस देता है ना, जो कालिया में भी दिया था और कई मूवीज में, कि जब वो गाड़ी लेके आगे जाते हैं सोच के हो मुझे तो पैसे मिल गए, तो वो आगे जाके गाड़ी जो है ना वो आपको पता है ना फट जाती है। लेकिन बात सारी है कि अब मैं यहाँ ये क्यों जिक्र कर रही हूँ, वो मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हमारे किसी काम के नहीं रहे, खामा खाई में रोटियां तोड़ रहे हैं बैठे हुए। इससे बेहतर है इनको भारत के हवाले कर देते हैं, भारत भी खुश और हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा, इसलिए कि वैसे भी निकम्मे निखट्टू किसी काम के तो रहे नहीं है, तो इनको उठाकर किसी को दे दो तो उससे बेटर है कि भारत को ही दे दे। तो मोदी जी भी जरा खुश हो जाएंगे, और जरा पानी शानी जो बंद करने की बातें कर रहे हैं ना, तो वो बातें जरा करना बंद कर देंगे। बल्कि ऐसा ना होगा, अभी फ्लड आने वाले, भी मानसून की बारिशें शुरू हो गई हैं, और मोदी जी खुशी के मारे, पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जी हम हाफिज सईद और मसूद अजहर जो है भारत को दे सकते हैं। इस खुशी में मोदी जी जो है वो, जब ज्यादा बारिशें होंगी, आपको तो पता ही है ना, बिलावल साहब ने भी कहा था जब बारिश होती है तो पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो जब वो ज्यादा पानी आएगा तो मोदी जी कहेंगे सारे गेट खोल दो और सारा पानी पाकिस्तान में भेज दो, और यहाँ पे हम लोग सारे चबड़ चबड़ कर रहे होंगे। लेकिन बात सारी ये है कि मुझे ये लगता है
कि अब पाकिस्तान ने सोचा है कि ये लोग कब से मांगे जा रहे हैं भाई, 5-6 साल तो मुझे हो गए इंडियन टीवी पे जाते हुए। पहले दिन जब मैं गई थी वो दिन है और आज का दिन है, ये लोग हर शो में बुलाकर कहते हैं हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो, हाफिज सईद दे दो। और अब जब हम देने को तैयार हैं, हम कह रहे हैं ले लो भैया, हमारे किस काम का, ये निकम्मा निखट्टू आप ही ले जाओ, शायद कोई मटर वटर ही छील दे। तो बात ये कि अब इंडियन मीडिया कह रहा है कि ऐसे कैसे हम ले लें, है हमने मतलब ठीक है हमने मांगा था, लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप दे ही दोगे, लेकिन भाई आप लोग ले लीजिए, इसलिए कि हमने उसी तरह के हो सकता है 10-20 और तैयार कर लिया, हमारा क्या पता भाई, खाली थोड़ी बैठे रहते हैं हम लोग आप लोग की तरह। लेकिन बात सारी ये कि हाफिज सईद और मसूद अजहर अब हो गए एकदम बेकार, जगह जगह पे इनका नाम खराब हुआ है, हर जगह बच्चे को पता है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो इसलिए कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल तो रहे नहीं है। हमने इनको हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है, जेल में नहीं डाला, ये याद रखिएगा। जेल में जो बैठे चक्की पीस रहे हैं ना, उनका नाम है इमरान खान, लेकिन हाफिज और इमरान खान टेररिस्ट नहीं है, वो तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे, उससे पहले क्रिकेट खेला करते थे, और हाँ वर्ल्ड कप भी ले आए थे एक बार। तो इमरान खान जेल में है और चक्की पीसिंग, और उसके बाद ये साहब जो है हाफिज सईद, इनको जी हाँ हमारे यहाँ साहब कहा जाता है, बड़ी इज्जत की जाती है। लेकिन बात सारी ये कि बिलावल साहब की ये बात सुनने के बाद कि बिलावल साहब ने कहा कि हाफिज सईद को भारत को दे देंगे, उसके बाद भी ना कोई प्रोटेस्ट हुआ, ना हाफिज सईद के घर से कोई बाहर आया, ना उसकी पार्टी से कोई बाहर आया। हाँ बस एक बेटा उसका आया और उसने आके एक वीडियो बनाकर और एक वीडियो मैसेज दे दिया है कि जी ये कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, मेरे अब्बा जी का नाम उधर दे रहे हो और उनको उठा के वहां पे भेज रहे हो। अरे शुक्र करो, आजकल तो भारत वीजा भी नहीं दे रहा। मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो भारत जाना चाहते हैं और वीजा अप्लाई करने के बाद बैठे हुए, और मैं भी इंतजार कर रही हूँ उनका वीजा लगे, ये वहां से वहां जाए तो मैं MDH की लाल देगी मिर्च का पैकेट मंगवाऊं। एक साहब मेरे लिए लेकर आए थे हमारे एक दोस्त, लेकिन अब वो खत्म हो गया वो पैकेट। असल में खत्म नहीं हो गया, वो बेचारे 4 लाए थे, लेकिन हमारे रिश्तेदार ऐसे है ना, जैसे ही पता लगा ओहो इंडिया से मिर्ची आई, हालांकि इंडिया की मिर्ची हमें लगती बहुत है, लेकिन फिर भी इंडिया की मिर्ची आई, वो फिर मेरे घर से आके पैकेट उठा के ले गए कि छोड़ा मेरे पास, और अब वो मेरे पास भी खत्म होने लगा। खैर मैं अपनी दुख बड़ी कहानी नहीं सुनाना चाह रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि वो अगर हालात अच्छे होते और वीजा शीजा लग रहा होता तब की और बात थी, लेकिन अब तो बिना वीजे के हम हाफिज सईद और मसूद अजहर देने को तैयार हैं। वैसे भी पानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 26 करोड़ लोग जिस कंट्री में रहते हो, उस कंट्री के पॉलिटिशियंस को यकीनन अपनी कंट्री के लोगों का सोचना चाहिए कि 26 करोड़ लोग जो हैं वो बेचारे प्यासे मर जाएं, उससे बेटर है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर को उठाकर भारत को दे दीजिए। उसके बाद मोदी जी जाने थे, उनका काम जाने। अभी भी देखिए ना वो क्या नाम है, तवक्कुर राना, तो नाम इतने मुश्किल रख लेते हैं टेररिस्ट, मुझे समझ नहीं आती इनके नामों की। खैर तावुर हुसैन राना, हाँ जो तावुर हुसैन राना जो है जी, आपको पता है कि वो भी अमेरिका ने पकड़ के जो है वो भारत को दे दिया। अब भारत उससे पूछ रहे हैं क्या क्या उगलवा रहे हैं कि तोबा तोबा में तो कह भी नहीं सकते। यहाँ पे आप लोगों को अगर पता करना है तो आप लोग अपना मतलब इंडियन टीवी जो है जाके देख लीजिए, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि तावुर हुसैन राना ने कैसे कैसे एलिगेशन लगाए हमारे सीधे सादे शरीफ भाई लोग के ऊपर। तो जी अब ये कि जाहिर है कि भाई लोग पैसे तो नहीं करना चाहिए उन्हें, लेकिन खैर एक खबर और भी चल रही है, और वो ये कि आसिफ अली जरदारी साहब को हटाकर और वो बड़े अब्बू जो है ना उनको प्रेसिडेंट बनाने की बात। जब से नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात का कसाब है, जब से ये भारत में आया है, और अब भी इलेक्शन कैंपेन में आप देख लीजिएगा, जितना पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगलता है, जितना कश्मीर में जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है, उतना ही उनका वोट बैंक मजबूत तस्वुर किया जाता है। इस पिक्चर में नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। मसला मुफादात का है, तरजीहात का है। नाजरीन, मोदी द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और वहां पे ये फैमिली फोटोज हैं उन तमाम देश, आप सबसे पहले देख सकते हैं बिल्कुल मिडिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। The other thing to note is that the BRICS Plus now, with the addition of many countries last year, represents more than half of the world's population. मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। जैसे हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो अभी तक हमने नहीं देखा कि वो किसी दौरे पर नजर आए हैं। यहाँ पर ये 5 देशों का जो दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिजनेस डील्स होती हुई दिखाई दे रही हैं, तो इट मीन्स कि इंडिया की जो इकोनॉमी है मे बी नेक्स्ट ईयर हमें तीसरी बड़ी इकोनॉमी नजर आए। माइक्रोसॉफ्ट है, उसने पाकिस्तान में आफ्टर 25 ईयर्स अपने बिजनेसेस शट डाउन कर दिए हैं। क्या वजह है कि मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से अपना कारोबार बंद कर रही है? वजूहात क्या है? और कोई दुनिया का वजीर आजम
ऐसे नहीं हुआ होगा और वहां पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। तो ये रिमोट कंट्रोल मतलब सिक्योरिटी सिस्टम आप हमारा देखिए, आप हमारी जो एजेंसी है नंबर 1 एजेंसी जी, नंबर 1 एजेंसी, उसको देखिए कि उनको पता ही कोई नहीं लगा। माइक्रोसॉफ्ट में 25 ईयर से जो लोग काम किया करते थे अब वो काम नहीं कर रहे और वो जॉबलेस हो चुके हैं। हमें इस चीज का एहसास है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो एक पोजीशन है वो दुनिया की तब्दील हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को निकाल करके बाहर फेंका जा रहा है, चाहे वो डच हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारी चीज़ों पर बात हो रही है, जैसे ब्रिक्स की बात हो गई, उसके अलावा बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के लीडरों से कैसे मिलते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर उससे बड़ी बात यह है माइक्रोसॉफ्ट की, जो कि पाकिस्तान के अंदर उनकी जो ये चीज़ हो रही है। अब उनका आखिरी ऑफिस था माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान के अंदर, वो भी बंद हो रहा है। अब ज़रा देखिए, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान के पास 22 से 25 करोड़ की पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन किसी भी इंटरनेट कंपनी को या फिर कहे कि कोई भी कंपनी को जो कि फेसबुक टाइप हो या फिर कहे कि गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, उनको अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है। अगर आप दुनिया के अंदर कोई भी ये बड़ी आईटी कंपनी ले लीजिए, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इंडिया का मार्केट वो लूज़ करे। टिकटॉक कितना पछता रहा है हम सबको पता है कि भाई, लेकिन उसकी चल नहीं रही है। तो फेसबुक हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे गूगल हो, फेसबुक हो, ये सारे नहीं चाहते कि इंडिया के अंदर उनके रिलेशन ख़राब हो। लेकिन पाकिस्तान के पास भी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। एक तो वहाँ पर कमाई का उतना स्कोप है नहीं, उसके अलावा वहाँ पर दिक्कतें इतनी चल रही है कि आखिरकार माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी को भी यहाँ पर छोड़ना पड़ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। दोस्तों, एक बड़ा सेंट्रल सवाल है कि अभी जो 2025 ब्रिक्स समिट हुई है, इसका आउटकम क्या था और ये क्यों समिट जो है, ये किसने क्या क्या बातें की। खास तौर पे अगर देखा जाए तो भारत जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे थे। हमें इस चीज़ का एहसास है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो एक पोजीशन है वो दुनिया की तब्दील हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसको ज़रा समझिएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इंडिया जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसने क्या किया, उसने कहा क्योंकि चाइना इसमें लीड कर रहा है एससीओ में, तो हम इससे पीछे हट जाएंगे। उधर वो कहते हैं कि वी हैव एन ओनरशिप, उधर अफ्रीका भी है, लैटिन अमेरिका भी है, रशिया भी है, वहां पे एक डिफरेंट किस्म का। अब वहां पे क्योंकि यूएई भी है, बाकी ममालिक भी हैं, तो देन इट इज देयर। सो मुझे ये लगता है कि ये एक फैक्टर है जिसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। बाकी वहां पे डिस्कशन हुई है, एक्सपेंशन होनी चाहिए जी। ग्लोबल साउथ का रोल, द ग्लोबल साउथ हैज टू गेट द रोल। नोबडी विल गिव रोल टू ग्लोबल साउथ, ठीक है ना जी। नोबडी विल गिव रोल टू ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ हैज टू गेट दैट रोल with its economic strength, with its political relevance, with its being a military power, with having a clear agenda. ये जो ब्लॉक है, it talks of de-dollarization. ये ग्लोबल करेंसी की, ये de-dollarization की बात करता है। इंडिया is a member of that group, जहां पर de-dollarization की बात होती है। लेकिन वो जयशंकर ने कहा था कि नहीं, हम इन चीजों को नहीं वो करते, ये ब्रिक्स पे लेके आना चाहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है, उसने पाकिस्तान में आफ्टर 25 इयर्स अपने बिजनेसेस शट डाउन कर दिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट चला गया है पाकिस्तान से और माइक्रोसॉफ्ट ने जितना भी उसका बिजनेस था उठा लिया है पाकिस्तान से, और वो जा चुके हैं। और उसकी वजह ये बताई जा रही है, वजह तो बहुत सारी हैं, इसके जो रीज़न सामने आ रही हैं, लॉजिक्स आ रही हैं, लेकिन इसमें बहुत बुरा हो रहा है लोगों का, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए हैं। माइक्रोसॉफ्ट में 25 ईयर से जो लोग काम किया करते थे अब वो काम नहीं कर रहे और वो जॉबलेस हो चुके हैं। दिस इज सो सॉरी, आई फील सो सॉरी फॉर देम
कि देखिए ऐसे भी नौजवान थे वहां पर कि जो 25,000 पे, 30,000 पे, 50,000 रुपीस पे भी काम कर रहे थे और अपना घर चला रहे थे। बड़ी तनख्वाहों पर भी काम करने वाले थे, उनका तो किसी तरह गुजारा हो ही जाएगा। लेकिन देखें जो ऐसे थे, और मैं आपको बताऊं कि ये जो ले ऑफ किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो इसमें उसने कहा है माइक्रोसॉफ्ट क्लोजेस ऑफिस इन पाकिस्तान, ले ऑफ स्टाफ। ये किसकी खबर है? डॉन की। ये मैं सिर्फ कहीं इधर उधर से खबर देखकर नहीं बता रही, डॉन की ये हेडलाइन है। और उन्होंने कहा है कि ये जो है ना अपने ऑफिसेस क्लोज कर दी हैं। जवाद रहमान जो कि माइक्रोसॉफ्ट के पहले हेड थे शायद पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो है वो पोस्ट की सोशल मीडिया पे, जिसमें उन्होंने कहा कि जी ये हालात हैं और ये जो है वो उठाकर ले गए हैं अपने बिजनेस यहाँ से, एंड माइक्रोसॉफ्ट इज ऑफिशियली क्लोजिंग इट्स ऑपरेशंस इन पाकिस्तान। ये हालात हो गए इकोनॉमी के। ये क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है? ये तो समझ में ना आने वाली बात है। अगर वो काम करे थे इतने अरसे से, तो कोई कहने लगा कि जी जो करेंसी है वो इतनी डी वैल्यू है, कोई कहने लगा उनको बड़ी प्रॉब्लम्स थे पाकिस्तान के अंदर और उनका जो है बिजनेस सही नहीं चल रहा था, वो मजबूरन चला रहे थे। कोई कहने लगा कि और बहुत सारी जो है उनको इसमें प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी ऐसी। अब देखिए इसके बारे में एक तो ये है कि ये कहा गया है कि जो उनके लोकल पार्टनर्स हैं उनके थ्रू वो ये बिजनेस जो है वो चलाते रहेंगे। ओके, अब मुझे नहीं पता लोकल पार्टनर्स के थ्रू कितना बिजनेस चल सकता है। अच्छा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा वी विल सर्व आवर कस्टमर्स थ्रू बोथ आवर स्ट्रॉन्ग एंड एक्सटेंसिव पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड लोकेटेड क्लोजली लोकेटेड। ये तो बहाना ही है, यानी ये तो आप ये कह लें कि अब जा रहे हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो कहना है ना। अब जैसे कोई जो ऑफिस बंद हो तो उसका जो स्टाफ को निकाला जाए तो उसको क्या कहा जाता है कि हम तुम्हें बहुत जल्दी वापस बुला लेंगे, लारा दिया जाता है डोंट वरी, अगर तुमने कुछ शोर वोर ना मचाया तो हम ये करेंगे कि हम तुम्हें जल्दी दोबारा हायर कर लेंगे। वो उन्होंने करना कुछ नहीं होता, वो चाहते हैं कि जो स्टाफ है ना वो बागी ना हो जाए, वो स्ट्राइक ना कर दे कोई बहुत बड़ी। मुझे लगता है ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कुछ इसी तरह की है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मसला नहीं है, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कोई इसमें जो है। अच्छा जी, उन्होंने कहा है जी, रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि 2,28,000 एम्प्लॉइज में से जो है 4% तो कम से कम फौरी के फौरी उन्होंने कट कर दिया। और इसमें वो कह रहे हैं कि कुछ 6-7 हज़ार से ज्यादा जो लोग हैं वो तो फौरी तौर पर बेरोजगार हो चुके हैं। ठीक है, तो अब आप देख लें कि आगे क्या बनेगा, क्या होने जा रहा है।